नमस्कार, जोहार। आपको झारखंड स्वतंत्र खबर में स्वागत है। जिस तरह से बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है, लगातार लोग आरोप प्रत्यारोप का भी दौर यहाँ चल ही रहा है। लेकिन हम जानेंगे कि झारखंड में आदिवासियों का राज कहा जाता है। यहाँ हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि आदिवासी युवक हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम चाहेंगे कि जिस तरह से झारखंड में 13 तारीख को पहला फेज का चुनाव है, उसके बाद दूसरा फेज का चुनाव है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि मुद्दा क्या इस बार चुनाव में रखे हैं नवयुवक लोग। उसके बाद मुख्यमंत्री किसके देखना चाहते हैं, या किसको इस बार ताज पहनाएंगे आदिवासी युवक, या झारखंड के जो आदिवासी युवक युवतियाँ हैं। तमाम चीज़ जानने के लिए हम जुड़ेंगे ये आदिवासी नौजवान युवक लोग से और जानेंगे कि झारखंड का चुनाव का इस बार किस तरह से इन लोग देख रहे हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। इस बार का झारखंड का चुनाव 13 तारीख का पहला फेज है, उसके बाद दूसरा फेज में चुनाव होगा, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को, और मुख्यमंत्री किसको इस बार बनाएंगे आप लोग? देखिए, सवाल तो आपका बहुत ही जायज़ सवाल है। एक बड़ा सवाल है कि आदिवासी समाज की का जो रुझान है वो किनके तरफ है, इंडिया गठबंधन होगा या फिर इंडिया गठबंधन होगा। लेकिन मेरा कहना है कि ये तो हम लोग नहीं करेंगे। ये तो झारखंड की 2,54,00,000 जो मतदाता हैं, 1,29,00,000 जो पुरुष मतदाता हैं, 1,24,00,000 जो महिला मतदाता है, वो तय करेंगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या फिर सत्ता की बागडोर हम लोग किसके हाथों में दे रहे हैं। क्योंकि झारखंड में चुनाव की सरगर्मियां तेज़ है और तमाम पार्टियां जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि पहले क्या कि झारखंड की राजनीतिक चीज़ों को समझ लिया जाए, ताकि लोगों को समझने में आसानी होगा कि किस तरह से कौन सत्ता पे आ रहा है, जनता किसको चाह रही है, आदिवासी वोटों का रुझान किधर है। तो जैसे कि आपको पता है कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें आती हैं और 14 लोकसभा सीट आता है, जिसमें से आपको पता है कि 28 सीटें जो हैं वो पूरी तरह से रिजर्व हैं ट्राइबल के लिए, और 9 सीटें जो हैं वो SC समुदाय के लिए रिजर्व रखा गया है। और अगर आप जानना चाहेंगे कि झारखंड की जनता क्या सोचती है, यहाँ के आदिवासी क्या सोचती है, तो आपको मिला जुला के पूरे झारखंड के मतदाताओं का रुझान देखना पड़ेगा, झारखंड के जनताओं का रुझान देखना पड़ेगा कि उनका रुझान किधर है, वो किनको चाह रही है। तो ऐसे अगर देखिएगा तो झारखंड के तमाम वोटरों को समझने के लिए, आपको झारखंड की तमाम जनताओं की आवाज़ को समझने के लिए आपका झारखंड का जो राजनीतिक बनावट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे देखिएगा तो झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है और 5 प्रमंडलों में ही सारे वोटर आते हैं। अगर 5 प्रमंडलों का अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, या अगला बार सत्ता का चाबी किसके पास होगा। उसमें से सबसे पहला जो प्रमंडल हमारा है वो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल आपको पता होगा कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल, सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है विधानसभा के लिहाज से भी और लोकसभा के लिहाज से भी। यहाँ पे 5 लोकसभा सीटें आती है और आपका 25 जो विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। और देखा जाए तो 7 जो है इसमें ज़िले हैं। धनबाद है, आपका बोकारो है, हजारीबाग है, कोडरमा है, चतरा है और गिरिडीह है। और ये प्रमंडल इसलिए भी खास है कि चूँकि ये जो ज़मीन रही है वो कहीं न कहीं हमारे शिबू सोरेन जी का, AK राय का, आपका विनोद बिहारी महतो जी का कर्म भूमि रहा है। अगर झारखंड की राजनीति को समझना है तो आपको उत्तरी छोटा नागपुर जाना पड़ेगा, कोलांचल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि अगर शुरुआती दौर से देखा जाए या फिर बीच का पीरियड जो देखा जाए तो देखिएगा कि ये आसू BJP का गढ़ ये रहा है। 2014 के चुनाव में BJP और आसू का मुझे लगता है कि 14 से ज़्यादा सीटों पे इन्होंने कब्जा किया था। हाँ, ये अलग बात है कि 2000 का चुनाव में JMM ने काफ़ी अच्छा तैयारी किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट, उनका भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है उत्तरी छोटा नागपुर में। लेकिन अगर बात किया जाए कि इस बार उत्तरी छोटा नागपुर की जनता किसे चुनेगी, किसे वोट करेगी, तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ खुल के आ रहा है। वो गढ़ माना जाता है आसू और BJP का, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने तैयारियाँ की है और जिस तरह से उन्हें इसके रुझान है, तो इस बार भी क्या है कि जो टक्कर है वहाँ पे वो बराबरी का टक्कर दिख रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह भी है कि इस बार जो है एक तीसरा पार्टी, आप जान रहे होंगे जयराम महतो का, जो इस बार चुनाव लड़ रही है, तो इसके आने से कहीं ना कहीं JMM को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। वजह क्या है कि जो
जयराम महतो का जो पार्टी है JKLM, वो कहीं ना कहीं एक महतो समुदाय जो उत्तरी छोटा नागपुर में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव रखता है अपने आप में। सरकार बनाने गिराने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है उत्तरी छोटा नागपुर की अगर दृष्टि से देखें तो चूँकि जयराम महतो के पीछे महतो वोट बैंक का काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आंसू को डैमेज करेगा ही करेगा। और जब आंसू को डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन डैमेज होगा, और जब इंडिया गठबंधन डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है कि एनडीए गठबंधन जब आंसू डैमेज होगी तो एनडीए गठबंधन जो है वो डैमेज होगा, और जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा आपको इंडिया गठबंधन वाले को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उत्तरी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र रहा है उसमें अभी जेएमएम को या फिर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। अब आप आते हैं कि अगर हम सिलसिलेवार तरीके से पांचों परमंडलों का देखें, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो दूसरा परमंडल जो आता है वो आपका आ जाता है संथाल परगना, जहाँ से 18 विधानसभा सीटें निकल कर आती है। संथाल परगना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये आपका जो है कि जेएमएम का गढ़ माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि ये चुनावी आंकड़े बताते हैं कि जो कोल्हान परमंडल रहा है वहाँ पे बीजेपी भी काफ़ी मजबूत रही है और दोनों में काफ़ी टक्कर देखा गया है। अगर आप कोल्हान परमंडल का बात कीजिएगा तो देखिएगा कि संथाल परमंडल में तो 2019 का जो आंकड़ा रहा है वो पूरी तरह से जेएमएम के फेवर में रहा है। जैसे जेएमएम वहाँ से 9 सीटें और उनकी सहयोगी दल जो कांग्रेस था वो 4 सीटें, 13 सीटों पे जेएमएम का कब्जा था। अगर वही इतिहास को दोहराया जाता है, अगर वही घटना को दोहराया जाता है तो जाहिर सी बात है कि संथाल परगना भी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के ही फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन चूँकि आपको पहले ही बताया गया है, आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इस बार बीजेपी और या एनडीए गठबंधन का पूरा फोकस रहा है संथाल परगना और आपका कोल्हान। और संथाल परगना आप जानते हैं कि जहाँ से हमारे शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं, जहाँ से हमारे हेमंत सोरेन जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है संथाल परगना का क्षेत्र। लेकिन इसी चीज़ों को देखते हुए ये बीजेपी वाले ने काफ़ी ज़्यादा रणनीति तैयार की है और संथाल परगना को किस तरह से जेएमएम के किला को भेदा जाए इस पर लगा हुआ है। लेकिन अब वो तो समय ही बताएगा कि संथाल परगना में जो आदिवासी सीटें हैं वो फिर क्या वो जेएमएम को या इंडिया गठबंधन को लाना चाहती है या फिर वो बदलाव चाहती है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार भी इंडिया गठबंधन वहाँ बढ़त पे ही रहने वाला है। इसके बाद आता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भी इंडिया गठबंधन वाले का गढ़ माना जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो संथाल परगना के जो वोटर हैं और जो दक्षिणी छोटा नागपुर के जो वोटर हैं उसमें बहुत चीज़ों में अंतर है। संथाल परगना के जो वोटर है बहुत हद तक कमिटेड वोटर होते हैं, लेकिन दक्षिणी छोटा नागपुर जिसके अंतर्गत आपका रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा ये क्षेत्र के जो वोटर होते हैं वो कमिटमेंट के आधार पे वो काम नहीं करते हैं, वो उनका रुझान वो बदलते रहता है समय के आधार पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन है वो भी बाजी मार सकती है। लेकिन रुझानों के आधार पे देखें तो आपका ये दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर आप आंकड़ों पे जाइएगा तो बीजेपी भी काफ़ी मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में रहा है। 2005 का चुनाव जा रहा है उसमें आप देखिएगा कि बीजेपी ने 7 सीटों पे अपना झंडा लहराया था। 2009 में 5 सीट, 2014 में 8 सीट। तो इस तरह से देखें तो बीजेपी भी कमज़ोर नहीं दिख रहा है दक्षिणी छोटा नागपुर में, और वो ज़रूर चाहेगा कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे कब्जा किया जाए। और हेमंत सोरेन भी चाहेंगे कि जो पिछला इनका प्रदर्शन रहा है इसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन से 9 विधायक जीत कर आए थे, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि इस बार भी जो पिछला प्रदर्शन रहा है वो फिर से दोहराए। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि दक्षिणी छोटा नागपुर के लोग किसे पसंद करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे है, चूँकि ये जो क्षेत्र रहा है, इलाका रहा है, वो देखा जाए तो आदिवासी बहुल इलाका रहा है और आदिवासी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन से नाराज़ चल रही है, आक्रोशित चल रही है, जिसका परिणाम आपका जो विगत लोकसभा चुनाव रहा है जिसमें एनडीए सरकार को पूरी तरह से मात खाना पड़ा है आदिवासी रिजर्व सीटों पे। 5 का 5 आदिवासी लोकसभा सीट उनको हारना पड़ा है, उसमें मुँह की खानी पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दक्षिणी छोटा नागपुर जहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, हमको लगता है कि 70% ऐसे पॉपुलेशन हैं वहाँ पे 75% पॉपुलेशन आदिवासियों का पॉपुलेशन है और आदिवासी समाज कहीं ना कहीं
बीजेपी और एनडीए सरकार से रुष्ट चल रहा है, तो हमको लगता है कि इस बार दक्षिणी छोटानागपुर के जो वोटर्स हैं वो हमको लगता है एनडीए पे नहीं जाना चाहेंगे और इंडिया गठबंधन पे ही रहना पसंद करेंगे। और चूंकि पिछला बार का जो प्रदर्शन रहा है इंडिया गठबंधन का वो बहुत ही शानदार रहा है और इंडिया गठबंधन चाहेगी कि हम अपने जो वोटर है उनको रुष्ट ना करें और वोटर भी चाहते हैं कि भाई वो एनडीए पे ना जाए और इंडिया गठबंधन पे जाए। अब बात रहा कि कोल्हान का, जो वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है, हमारे चंपैदा बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, गीता कोड़ा बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, मधु कोड़ा जो है वो ज्वाइन कर चुकी है। तो कोल्हान भी कहा जाता है कि ये संथालों का गढ़ है, जेएमएम का गढ़ है, क्योंकि पिछला बार अगर आप देखें तो खाता तक नहीं खुला था बीजेपी का वहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहाँ अपने आप को कमज़ोर मान रही है या कमज़ोर तैयारी में है। देखिए कोल्हान का क्षेत्र ऐसा रहा है जहाँ मुख्यमंत्री आपको मधु कोड़ा भी मिलेंगे, अर्जुन मुंडा भी मिलेंगे, अभी चंपई सोरेन भी इस लिस्ट में नाम हो गया, यानी 3 मुख्यमंत्री अगर उस क्षेत्र से आए हैं कोल्हान से अगर 3 मुख्यमंत्री आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोल्हान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमंडल माना जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि सरकार मतलब सत्ता की चाबी जो है वो कोल्हान से होकर गुजरती है। और इस बार देखिए कोल्हान तो हलचल में है, तो यहाँ पे बीजेपी भी कमर कसी हुई है। चूँकि 2009 का चुनाव का अगर देखिएगा तो 7 सीटें ऐसे थी जहाँ पे काफ़ी कांटे का टक्कर देखा गया था, जिसमें जो मार्जिन था इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट या जेएमएम के कैंडिडेट वर्सेस जो बीजेपी के कैंडिडेट थे या फिर एनडीए के कैंडिडेट थे, मार्जिन जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि शायद इस बार वहाँ से खाता खुल जाए और ऊपर से चंपई सोरेन भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, तो उनको आशा है कि इस बार खाता खुल जाए और जेएमएम को डैमेज किया जाए। और पुरजोर तैयारी लगे हुए हैं लोग कि कोल्हान का जो है वहाँ पे किस तरह से सेंधमारी किया जाए। तो ये दोनों ही पार्टियां यहाँ पे जोर शोर से लगी हुई है। हेमंत बिश्व शर्मा जी है वो पूरी तरह से अपना आपको कोल्हान में और संथाल परगना में झोंके हुए हैं। लेकिन अब ये देखते हैं कि अब वहाँ की जनता किसे पसंद करती है, किसको चुन के सरकार में लाती है। और अंतिम प्रमंडल जो बचता है आपका पलामू प्रमंडल, जो सबसे छोटा प्रमंडल माना जाता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमंडल माना जाता है। यहाँ से भी 1 लोकसभा सीट आता है और आपका यहाँ से 9 विधानसभा सीटें चुन के सदन में आते हैं। तो अगर पलामू प्रमंडल का बात करें तो यहाँ स्टार्टिंग में अगर देखिएगा इतिहास तो आरजेडी और जेडीयू का दबदबा इस क्षेत्र में रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मेहनत करते हुए जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाने लगा था। लेकिन 2019 का जो चुनाव है सारी चीज़ों को पलट के रख दिया है और वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो जेएमएम की जो सरकार है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की है और उम्मीद करेगी कि ये प्रमंडल जो 9 सीटें हैं उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पे अगर ऑल ओवर अगर बात करें कि 5 प्रमंडल के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो इंडिया गठबंधन है ये थोड़ा सा सेफ जोन में दिख रही है, थोड़ा बढ़त में दिख रही है। और जो एनडीए गठबंधन है उनको थोड़ा सा हमको लगता है कि सीटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब 2019 में इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है तो ये 24 में भी उलटफेर हो सकता है। और बीजेपी भी कमर कसी हुई है कि इस बार का जो प्रदर्शन उनका होगा बहुत ही बेहतर होगा। एक और बात है कि आप नौजवान हैं, नवयुवक हैं, मुद्दा क्या रहेगा और ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर किसको आप लोग देखना चाहते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट में देखिए। आदिवासी समाज तो अगर मेरा राय आप लेना चाहते हैं तो आदिवासी समाज कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए गठबंधन से रुष्ट चल रहा है, जिसका आप लोकसभा नतीजे भी आप देख सकते हैं। इसलिए रुष्ट चल रहा है कि जब बीजेपी सरकार आई है वो आदिवासियों का हित ही की है, आदिवासी के जड़ों को, उसकी पहचानों को मिटाने का ही प्रयास की है। आप रघुवरदास के पीरियड को ही आप देख लीजिए, आपका CNT SPT जो हमारा ज़मीन जो हमारा है उस पर छेड़छाड़ किए, CNT SPT एक्ट पे छेड़छाड़ किए। आप देख लीजिए कि पत्थलगड़ी के नाम पे 10-10 हज़ार मुंडाओं को जेल पे डाल दिया गया, देशद्रोह का उसमें धारा लगाया गया। और हमारे समाज के 10-11 हज़ार लोगों पर केस मुकदमा अभी भी चल रहा है। बेचारों लोग किस तरीके से उस चीज़ को उन लोग हैंडल कर रहे हैं। वो तो हेमंत जी आए हैं और बहुत सारे केसों को वापस दिलवाया है। आप देखिए कि यही बीजेपी की सरकार है जो भूमि बैंक जैसे स्कीम लेके आती है और हमारे ज़मीनों को भूमि बैंक में डालने का प्रयास करती है। तो देखा जाए तो बीजेपी से हमारा ये जो आदिवासी समाज
समाज है वो कहीं ना कहीं नाराज़ है। आप देखे होंगे कि जो एक मेला लगाया गया था, व्यापारियों का मेला, हमारी सरजमी पे मेला लगाया गया था कि हमारी ज़मीन का सौदा किस तरह से किया जाए, और देश विदेश के बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आई थी अपना खेलगांव में, और हमारी ज़मीनों का सौदा किया जा रहा था। तो आदिवासी समाज कभी नहीं चाहेगा जो उसकी जीवन धारा है, जो उसके जीवन का अस्तित्व जो मामला है, वो ज़मीन वो खोना नहीं चाहेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है उससे आदिवासी समाज नाराज़ चल रहा है, रुष्ट चल रहा है। और ये भी एक रीज़न है कि हेमंत सोरेन का पीरियड ऐसा नहीं कि बहुत ही गोल्डन रहा है, बहुत ही सुंदर रहा है, लेकिन इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 5 साल का इनका पीरियड था उसमें ऐसा कोई कानून ये लेके नहीं आए हैं, कोई ऐसा नीति लेके नहीं आए हैं जिससे आदिवासी समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो जिससे कहीं ना कहीं अगर हमको आदिवासी समाज को हमारे इंडिया गठबंधन से अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है तो आदिवासी समाज को बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार आदिवासी समाज इंडिया गठबंधन को ही फेवर करेगा, उसे ही जितानी चाहेगा। रहा बात मुख्यमंत्री पद का चेहरा, तो चूँकि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे चेहरे नहीं हैं, जिस तरह बीजेपी के पाले में जितने भी एक्स सीएम थे सारे उन्हीं के पाले में है। तो ये बीजेपी के लिए माथा दर्द का काम हो सकता है कि सीएम किसे बनाए, लेकिन चूँकि इंडिया गठबंधन में इस तरह का समीकरण नहीं दिखता है, इकलौता चेहरा जो है वो हेमंत सोरेन दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ही इसके नए चेहरे होंगे अगला सीएम का। लेकिन दादा एक और बड़ी बात है, कल्पना सोरेन के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस पर आपको क्या राय रहेगा? देखिए, अब राय तो कोई भी दे सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेमंत को भी फेवर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबूलाल मरांडी को फेवर करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो चंपा सोरेन को फेवर करते हैं। हाँ, कल्पना सोरेन क्या है कि अभी उनका नया राजनीतिक पदार्पण हुआ है और काफ़ी बोल्ड नज़र आती है, क्योंकि झारखंड की राजनीति में अगर आदिवासी नेत्रियों की बात करें तो भारी कमी रही है, और ये एक सुनापन जो खालीपन है वो कल्पना सोरेन भरने का काम कर रही है। खासकर महिलाओं में काफ़ी रुझान उनको देखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी लेडी है, हमारे समाज की है, बेबाक बोलती भी है। तो कहीं ना कहीं आशा उम्मीद आदिवासी समाज को भी कल्पना सोरेन से है। लेकिन अगला सीएम कौन होगा ये तो जनता तय करेगी। हमारे काशी जो विधानसभा में जो हमारे रिप्रेजेंटेटर जाएंगे वो तय करेंगे कि अगला सीएम कौन होगा। जनता ये तो अब समय को छोड़ देना ही उचित होगा। अब फिलहाल तो अभी हम लोग देखते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, और जैसे वो नतीजे आएंगे फिर वो देखा जाएगा कि भाई हेमंत सोरेन होंगे या फिर कल्पना सोरेन होगी। जो भी इंडिया गठबंधन अगर जीत के आती है तो क्या कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? ये सवाल तो खैर अब मैंने तो कहा ना कि ये तो विधानसभा के जो हमारे मेंबर हैं, सत्ता के जो लोग आएंगे वो तय करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक होता है ना कि जिस तरह से जितनी तेज़ी से लोग उभरते हैं उतनी तेज़ी से गर्त में भी चले जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि अभी काफ़ी समय है, कल्पना सोरेन को मौका देना चाहिए राजनीति में दांव पेच को सीखने के लिए। उनमें अभी अनुभव की कमी है, और चूँकि हेमंत सोरेन ऑलरेडी जब सीएम हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कल्पना की कोई आवश्यकता है। और लोगों का प्रोपेगेंडा है कि फैलाना है तो वो अपना फैला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगती कि कोई आवश्यकता है, क्योंकि जब से हेमंत सोरेन जेल से निकले हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। और जो कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन की सरकार जी बीजेपी सरकार की, वो उनको उल्टा पाला पड़ गया है। उनको लगा था कि लोकसभा में अगर हेमंत सोरेन को जेल में रखेंगे तो शायद झारखंड उनके हाथ में आ जाएगा, जेएमएम डैमेज होगा, इंडिया गठबंधन डैमेज होगा, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया है। उनका जो शोषण या फिर जो गलत केस मुकदमे के मामले में उनको जेल में रखा गया था ज़मीन का मामले में, वो और ज़्यादा निखर के आए हैं और एक राष्ट्रीय आदिवासी नेता के रूप में उभर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं जब इतना ज़्यादा प्लस पॉइंट में हेमंत सोरेन के साथ है तो कल्पना का तो कोई बात ही नहीं बनता है, कल्पना सोरेन का। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ही सही कैंडिडेट होंगे सीएम के। चलिए, अभी दिनेश मुंडा की बात सुन रहे थे। इनका कहना है कि जिस तरह से आंकड़े के साथ ये पेश किए पिछले चुनाव का भी और इस बार जो चुनाव होने वाला है उस पर भी अपनी बात को रखे, और ये लगता है कि जिस तरह से अपना राय प्रकट कर रहे हैं कि इस बार का भी जो 2024 का भी जो मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन ही बनेंगे, जैसा इनको आंकड़ा के साथ जो पेश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। तो लेकिन और हमारे साथ आदिवासी युवक हैं, उनसे भी जानेंगे और जानेंगे कि ये क्या मुद्दा देखते हैं और मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं इस बार का चुनाव में। दादा जोहार। जोहार दादा। 2024 का चुनाव में किसको मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं? देखिए दादा, झारखंड हम लोग का जो राज्य है ना, ये आदिवासी ही राज्य है। मतलब झारखंड जो आदिवासी मतलब क्या बोलेंगे राज्य ही है। तो यहाँ पर जितना भी आदिवासी लोग हैं इन लोग को खाली यही है जल जंगल जमीन अपना अधिकार होना चाहिए। तो इस वजह से अभी तक जितना भी मुख्यमंत्री रहे, मतलब शुरू से लेके अभी तक, तो
दोनों ही रहे, बीजेपी एनडीए गठबंधन भी और इंडिया गठबंधन भी। लेकिन अभी जो जानता लोग है ना, जैसे हम लोग जैसा लड़का लोग, हाँ। इन लोग को भी धीरे धीरे राजनीति अब पहचान हो रही है। तो इस वजह से अभी जो भी है, पिछले बार का बाद बाकी तो दिनेश दादा बोलबे किए हैं, तो यही सब है। लेकिन अभी भला करने के लिए हमको लगता है जितना झारखंडी के लिए, आदिवासी लोग के लिए, ये इंडिया गठबंधन ही है। अच्छा जी, मैंने आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन ही भला करेगी आदिवासियों का? जी जी जी। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि अगर आदिवासियों को बचाना है तो बीजेपी को लाना होगा। नहीं, बीजेपी को लाना होगा, लेकिन अभी दिनेश दा बोलबे किए हैं कि बहुत सारा मतलब किसको किसको कहा किए कि आप खेलगांव वाला जो उस समय भी हम लोग का जमीन आके व्यापारी लोग को दिए। इसमें ज़्यादातर जैसा 2000 ईस्वी में, जैसा 2000 ईस्वी में जैसा झारखंड अलग हुआ है ना, उस समय का रांची और अभी का रांची, उस समय का रांची और अभी का रांची में बहुत चेंजेस हुआ। उसमें आदिवासी लोग का भला कहाँ हुआ है? ये तो नहीं हुआ है, ये तो। लेकिन आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं इस बार का चुनाव में? मुख्यमंत्री का रूप में तो दादा ये झारखंड हित के लिए तो हम वही इंडिया गठबंधन को ही देखना चाह रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कौन आपको दिख रहा है? मतलब जो भी उन लोग अब आपस में तय करेंगे, जैसा नेक्स्ट अगले महीना चुनाव है, चुनाव के बाद मतलब इंडिया गठबंधन अभी तो का दो को दिख रहे हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन है, दूसरा कल्पना सोरेन सामने दिख रहे हैं। हाँ, तो आप दोनों में किनको मैंने चाहेंगे कि मैंने आपको इच्छा क्या है? हमको यही लग रहा है कि दोनों में तो सेम ही है। जैसा ये जो हेमंत सोरेन जी हैं, ये जैसा 2 या 3 वर्ष से रह चुके हैं, और कल्पना सोरेन जी है अभी तो स्टार्टिंग में है, और ये पहले राजनीति में नहीं आई थी। इस वजह से हमको लगता है कि हेमंत सोरेन ही अभी कर रहा है, ये कल्पना सोरेन जी को थोड़ा सा सीखना चाहिए। लेकिन बाबूलाल मरांडी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनको भी प्रमोट किया गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में। क्या लगता है, वो आदिवासी नेता वो भी है? नहीं, आदिवासी तो नेता तो है, परंतु इंडिया में नहीं ना है, वो एनडीए में है वो। हाँ, इसीलिए। हाँ, इसीलिए। चलिए, आप एक नाम बता दीजिए। शंकर मुंडा। शंकर मुंडा जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगी, और हेमंत सोरेन का ही ये भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इनसे पूछने पर कि बाबूलाल मरांडी को आप लोग मुख्यमंत्री के रूप में कहा नहीं देखना है, तो ये कहते हैं कि एनडीए में है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं लोग आदिवासी नेता के रूप में नहीं देख रहे हैं और नहीं मान रहे हैं। लेकिन और भी हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे भी जानेंगे। और देखिए जिस तरह से लोग युवा क्या सोचते हैं, हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, नौजवान हैं, युवा हैं, इस बार के चुनाव में मुद्दा आप लोग के मन में क्या है, या फिर मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? आपका न्यूज़ चैनल को जोहार। इस चुनाव में हम देखना चाह रहे हैं कि आदिवासी हित के लिए कौन उभर रहा है, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। अब यहाँ पर जिस तरह इंडिया सरकार जो 5 साल बीती, उसमें तो मिनिमम अगर कोरोना में देखें, उसके बाद इस तरह अगुवाई किए हैं। आपको यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा, स्टूडेंट है हम तो अपना, स्टूडेंट है, जिसे क्षेत्रीय भाषा जो अभी है उसमें घंटे आधारित किया था। ये बहुत बड़ा अच्छा पहल था उसका कि चलो जो आदिवासी यार यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उसने अपना लाए। किसका पहल? इंडिया गठबंधन के पहल में। अच्छा। और देखिए पिछला जो सरकार थी 5 साल में, आप देखिएगा अब जिस तरह मतलब आदिवासी जो हित के लिए, अगर सच में अगर बीजेपी आदिवासी हित के लिए अगर सोचते हैं तो उसमें बहुत सारा कार्य हो सकते हैं। लेकिन ये तो उल्टा आदिवासी के हित में बहुत सारा ऐसे लीड बैंक हो गया, ज़मीनी हो गया, आपका भाषा, वो सब मुद्दा उन लोग बनाया ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जो मैंने ज़मीन का मुद्दा, भाषा का मुद्दा लोग बनाए हैं। हाँ। लेकिन बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। बेरोजगारी रुका है तो 5 साल में अगर सच में अगर इंडिया और या भाजपा की दो ही ऐसा चीज़ कि यहाँ की सरकार गवर्नमेंट बन सकती है। अगर रोजगार की बात की जाए, वो तो 5 साल में वो भी किए थे। यहाँ जो 75% जो नियोजन नीति जो इंडिया सरकार ने बनाई है, वो चीज़ का गौर करना पड़ेगा अगर जो नियम नीति लागू किया है। अच्छा ठीक है, मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करते हैं? मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, चंपाई सोरेन हैं, मधु कोड़ा हैं, और अर्जुन मुंडा है, फिर हेमंत सोरेन भी हैं। अब नया नाम वही लोग कल्पना सोरेन के भी लेंगे, उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, महिला मुख्यमंत्री। तो आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए मुख्यमंत्री तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, ले तो जैसे विधायक उन लोग प्रेरित करते हैं कि किसको देखना है। ये तो आप युवा है कि होगा ना कि हाँ मुख्यमंत्री फलना रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। अभी जिस तरह है तो फेवर में तो हेमंत सोरेन, उसके साथ उस जो कल्पना सोरेन है अभी फिलहाल तो नेत्री के रूप में पूरा चर्चित है, और वही महिलाओं के आइकॉन अभी सभी हो रहा है।
तो मेरा मानना अभी जिस तरह हेमंत सोरेन जेल जो से आए हैं उसके बाद अभी सक्रिय हैं, तो उस हिसाब से अगर इंडिया गठबंधन अगर आता है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि हेमंत सोरेन के रूप में ही आदमी को देखना चाहेंगे। नाम लेकर बताइए। अमित मुर्मू। अमित मुर्मू जी की बात सुने, देखिए बहुत घुलाने पर ये इनका निकला कि हेमंत सोरेन के भी ये देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हमारे साथ और भी एक दादा हैं, उनसे भी जानते हैं मुद्दा क्या है और किसको मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी जो जनता है या आदिवासी युवक हैं किसको देखना चाहते हैं। दादा जोहार। जोहार दादा। किसको आप यहाँ झारखंड का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कई मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, बीजेपी से भी, इंडिया गठबंधन से भी, या जो भी, किसको मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री अभी ये जो हम लोग का इलेक्शन होगा उसी के बाद पता चलेगा, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन अगर जीते तो इंडिया गठबंधन से कोई भी सिलेक्ट करेंगे अगला। अगर इंडिया गठबंधन अगर बहुमत में आ जाती है तो उसके बाद तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री में सभी ठीक है। कल्पना अपना वो भी हैं, सोरेन जी वो भी हैं, और अपना हेमंत दा भी हैं, और वो बाबूलाल मरांडी वगैरह हुए, चंपई दा हुए, लेकिन वो लोग एनडीए में चल गए। और हम लोग का इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हम लोग का देखिए जिसका पेंशन नहीं था, जो वालों का उसको पेंशन कर दिया सबसे हकीकत बात में। और जैसे यहाँ का ज़मीनी का छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, बस इसीलिए हम लोग देना चाहते हैं। एक बार नाम बता दीजिए। प्रमोद कुमार बारला। प्रमोद कुमार बारला जी के बात आप सुने कि जी मुख्यमंत्री के कई चेहरा हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन की जब बात करते हैं तो जो एनडीए गठबंधन में है उनको कहीं ना कहीं इन लोग कहें तो पसंद नहीं कर पा रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं उनको इन लोग पसंद करते हैं। लगातार अगर इस तरह से कई छात्र कहें, कई युवा कहें, कई नौजवान से अगर इस तरह के बात अगर आज किया गया है तो इस खबर को जब देखिएगा तो समझ में आएगा कि आदिवासी युवक किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो हम बता दें कि जिस तरह से लगातार युवाओं को बात हम करवा रहे हैं, इस तरह से आगे भी करवाएंगे कि 2024 का चुनाव में इन लोग का क्या क्या मुद्दा होता है, क्या आगे कहना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ और दिनेश दा हैं, उनसे भी एक बार जुड़ेंगे कि और कुछ कहना चाह रहे थे, उस मुद्दे पर क्या कहेंगे दादा? जैसे लगातार आपका सवाल है कि आदिवासी समाज किसको वोट करेगा और क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखते हुए आदिवासी समाज इंडिया गठबंधन को वोट करेगी और किन किन मुद्दों के कारण बीजेपी को नहीं करेगी। तो सबसे बड़ा बात है कि 2019 का अगर आप रिजल्ट देखिएगा तो 28 सीटें यहाँ आदिवासी के लिए रिजर्व किया गया है। 28 में से 26 सीटें वो आपका इंडिया गठबंधन में पाले में झोली में गया था। उसमें से 25 पे जेएमएम का कब्जा था और 1 पे उनका सहयोगी दल का कब्जा था। यानी 28 में आप समझ सकते हैं कि 26 जो सीट है वो पूरी तरह से आदिवासी लोग इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि आदिवासी भाई इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहा है। और रहा बात की जिस तरह से बीजेपी मुद्दे बना रहे हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन वाला मुद्दा बना रहा है, चुनावी मुद्दा बना रहा है, आप लगातार इसको रख रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वो मुद्दे कौन से हैं जिसके लेके आदिवासी समाज इंडिया को वोट करेगी और एनडीए को वोट नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि अभी वर्तमान समय में जेएमएम सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उससे यहाँ के जनता बहुत खुश है। चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे आप सावित्रीबाई फुले योजना हो, चाहे आप फूलो झानो स्कीम योजना आया है उससे भी। तो बहुत सारी योजनाएं जो हैं हेमंत सोरेन की जो लेके आए हैं जिससे जनता बहुत ज़्यादा खुश है और उनके फेवर में वोट करना चाह रही है। अब बीजेपी सरकार जो है वो लगातार करप्शन को लेके घेर रही है इंडिया गठबंधन को। और जाहिर सा बात है कि घेरना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये एक माइनस पॉइंट है कि इतने सारे जो करप्शन के जो केसेस आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में जिससे ये इनको शक के दायरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि राजनीति और करप्शन का चोली दामन का साथ रहा है। ऐसा नहीं है कि रघुदास आए थे तो करप्शन नहीं हुआ है। मेरे आंखों के सामने में ये करमटोली तालाब को देख लीजिए, आप जाकिर हुसैन पार्क का जीर्णोद्धार देख लीजिए, ये जो आप पार्क में खड़ा है ये सब रघुदास जी के ही टर्म में ये सब पास हुआ था। और किस तरह से एस्टिमेट को बढ़ाया गया, किस तरह से पैसे निकाले गए सरकारी खजाने से, किस तरह से ट्रॉफी कांड हुआ, किस तरह से मेला लगा। तो ये सब जितने भी हुए हैं तो ऐसा नहीं कि रघुदास आप की भ्रष्टाचार के मामले में नेट एंड क्लीन थी। भाजपा वाले सिर्फ हेमंत सोरेन को घेरती है
करप्शन पे, लेकिन वो भूल जाती है कि इससे पहले रघुवर दास जी थे, उन्हीं का सरकार था, उसमें भी तमाम घोटाले हुए हैं, करप्शन हुए हैं, इनकी वो बात नहीं करेंगे। तो ये करप्शन जो है वो एक राजनीति के साथ चोली दामन का साथ रहा है। रहा बात है कि बीजेपी अभी इंडिया गठबंधन को घेर रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं, एक चुनावी हथकंडे हैं कि अभी जो समय आया हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि जो हिंदू मुस्लिम का जो प्रकरण है, घुसपैठ का प्रकरण है, डेमोग्राफी का जो प्रकरण है, जो चुनाव के समय ही बीजेपी वाले को दिखाई देता है, इंडिया वाले को दिखाई देता है। बाकी चुनाव खत्म होने के बाद इनको ना डेमोग्राफी चेंज होते हुए दिखाई देता है, ना घुसपैठ दिखाई देता है। तो ये जितने भी चीज़ों को लेके जनता के डोर टू डोर जा रहे हैं कि हमें वोट कीजिए, जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ जुमले हैं। जिस तरह मोदी जी का तमाम जुमले फेल हो गए हैं, उसी तरह इनके जुमले भी चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएगा। इनको कोई मतलब नहीं रहेगा डेमोग्राफी से, घुसपैठ से या करप्शन से। तो यही सब मुद्दे हैं जिसको आदिवासी समाज समझ रहा है और इंडिया गठबंधन को फेवर कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो नतीजा वो इंडिया गठबंधन के फेवर में आएगा और हो सकता है कि संभावना है कि हेमंत दादा फिर से नए सीएम बन के हमारे सत्ता के बागडोर संभाल लेंगे। और एक यहाँ पे चीज़ आता है कि जिस तरह से 5 साल का पीरियड रहा है हेमंत सोरेन का, वो कहीं ना कहीं वो जग जाहिर है कि किस तरह से रहा है। शुरुआती में कोरोना का डर, 1.5-2 साल कोरोना पीरियड में ऐसा रहा कि सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था रुक गई थी, पूरे देश की शासन व्यवस्था रुक गई थी, लॉ एंड ऑर्डर रुक गया था। उसी तरह झारखंड भी रुका हुआ था। तो 2 साल का पीरियड तो हेमंत सोरेन का ऐसे ही कोरोना में चल गया, उस पीरियड में तो कुछ काम हो नहीं पाया। अब जैसे वो काम करना चाहे तो इसमें नो डाउट है कि जब राज्य में अगर एनडीए सरकार रहती है तो एनडीए की सरकार उसको किसी न किसी तरह से परेशान करती है। वो ईडी का डर दिखाएगी, सीबीआई का डर दिखाएगी, करप्शन का डर दिखाएगी, किसी न किसी तरह से डर भय का माहौल क्रिएट करके उस राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है, जो यहाँ पर भी किया गया। और तमाम आपने तो देखा होगा लिफाफा पर प्रकरण, लंबा समय से हेमंत सोरेन को डराया गया कि अब लिफाफा खुलेगा राजभवन में, अब लिफाफा खुलेगा, अब लिफाफा खुलेगा। और इस तरह से इनको एक डर का माहौल में रखा गया। ज़मीन का मामला का जो ईडी बाद में आया, जब लिफाफा खुल गया उससे कुछ नहीं हुआ तो फिर ईडी का प्रकरण लेकर आए और ज़मीन के मामले फिर इनको डराया गया कि आप ज़मीन का जो मामला है उसमें आप दोषी हैं। फिर इनको दिखाया गया कि आज इनका इस्तीफ़ा दिया जाएगा, आज इनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा। आप सोच लीजिए कि ऐसे हालात में अगर कोई आदमी सरकार चला रहा है तो उसके पास कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होगी। तो जिस तरह से माहौल पूरा तैयार किया गया था 5 साल में एनडीए के द्वारा, बीजेपी के द्वारा कि किस तरह से झारखंड को अस्थिर किया जाए, उसके बावजूद भी अगर हेमंत सरकार खड़ी है, हेमंत सोरेन खड़ा है तो ये काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि इससे हेमंत सोरेन को फ़ायदा ही हुआ है। वो परिपक्व हुए हैं, मानसिक रूप से मजबूत हुए हैं और उसी का नतीजा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लोकसभा में बीजेपी वाले को आदिवासी सीटों से मुंह खाना पड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना कि इस विधानसभा चुनाव में भी मुंह का खाना पड़े। तो बस यही सब वजह है कि लोग एनडीए को पसंद नहीं कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को समर्थन अपना दे रहा है अपना आदिवासी समाज। मेरा नाम दिनेश मुंडा है। चलिए, दिनेश मुंडा जी लगातार अपनी बातों के रखे और समझाने की कोशिश किए हैं और भी जिस तरह से आदिवासी युवक आपको बात करवाए और सुने, तो मेरा यही था कि इस बार का मुद्दा और मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। तो जब इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जो आदिवासी युवक हैं वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं और किस इंडिया या एनडीए किसको जिताना चाह रहे हैं और किसको इन लोग चाह रहे हैं कि जीत करके यार सत्ता में रहें। तो इसी तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।